तो मेरे साथ आज मेरे गांव के ही निवासी हैं, मेरे बड़े भैया हैं प्रदीप जी। तो उनसे हम जानेंगे कि उनका जो पिछले मोरी का एक्सपीरियंस रहा है और जो मोरी के बारे में अगर वो कुछ बताना चाहें तो उनसे हम जानेंगे आज मोरी के बारे में और उनका पुराना एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ आप बताइए इनके बारे में, अपना पुराना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं मोहित सजान जी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मोरी मेला का मैं अगर अपना अनुभव बताऊँ, पिछली 2 मोरी का, पिछली 2014 में हुई थी उस मोरी का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छा अनुभव था हमारा। और जो जैसे कल यात्रा निकल रही है हमारी, तो उस यात्रा में मैंने पूरा यात्रा वृत्तांत लिखा था। उन 12 सालों में और क्या बदलाव उस जगह पे हुए हैं जिस जगह से हमारी यात्रा गुजरेगी, वो फिर मैं आने वाले यात्रा वृत्तांत में लिखूंगा। पिछला वाला यात्रा वृत्तांत जो हमारा न्यूज़ 18 में छपा था, और इस बार का यात्रा वृत्तांत देखते हैं कहाँ जाता है। मोरी मेले की जहाँ तक की बात है कि मोरी मेला क्यों होता है और इसका नाम मोरी क्यों पड़ा, ये सब चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ और मोहित सजवान जी के दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। मोरी मेला एक्चुअली में ये बहुत पहले से होता आ रहा है, पता नहीं कितनी सदियों पुरानी ये बात है। हमारे गांव में क्यों होता है इसका भी कारण है, और मोरी नाम क्यों पड़ा इसका भी एक कारण है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मोरी इसका नाम क्यों पड़ा। मोरी जो शब्द है मोहरू शब्द से बना हुआ। अभी मोहरू क्या होता है, अगर आप कभी यहाँ या जो गांव के लोग वार्ता सुनते हैं उसमें एक रुपैना का बाजा लगता है, मोहरू लगान। तो जो मोहरू शब्द है उसी का अपभ्रंश रूप बाद में मोरी हुआ, क्योंकि सदियां बीते गई, लोगों से मोरो मोरो मोरी 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 होते हुए वो मोरी हो गया। तो जो मोहरू लगता है, वो मोरू लगाने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को पुनरुत्थान कर देना, जीवित कर देना। कोई बंजर चीज़ है और उसको फिर दोबारे से पुनर्जीवित कर देना, उसका मोरू होता है। तो उसमें जो रुपैना का किरदार होता है, उसके जो राजपाट था वो सारा बंजर कर दिया गया था। उसके भाई कुमेरदानों ने, उसके भाई कुमेरदानों ने क्यों बंजर किया था, उसके पीछे भी एक कहानी चलती है। ऐसा कहा जाता है कि ये मूल महाभारत में नहीं, लेकिन जो स्थानीय चीज़ों पे होती हैं वो सारी कहानियाँ इसमें मौजूद है। ऐसे कहा जाता है कि एक बार पांडव और कुमेरदानों के बीच में कुछ संघर्ष हो रहा था। तो रुपैना जो कुमेरदानों की बहन थी, तो उसने वहाँ पे पांडवों की मदद की थी उस संघर्ष से निकालने में। तो कुमेरदानों उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, और नाराज़ होने के बाद उसने लगा कि इसने पांडवों को बचा लिया है। तो पांडव जब रुपैना का धन्यवाद देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम हमारी धर्म बहन है, तुमने हमारी रक्षा की और आज से तुम हमारी धर्म बहन हो, और अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे जयंती की थाती में आ जाना। उसके बाद क्या हुआ कि जो रुपैना का पति था नारायण, ये वो वाला नारायण नहीं है। जहाँ तक मेरा आंकलन है, ये भगवान विष्णु नहीं है, ये नारायण कोई दूसरे नारायण है। जो रुपैना के हस्बैंड थे, पति थे, वो नारायण है। तो जब वो किसी जगह नहा रहे थे, एक नीचे वाले कुंड में नहा रहे थे, ऊपर वाले कुंड में कुसुम कुंड नहा रहे थे, वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी एक सोने की लट टूट के जाती है और नारायण उसकी लट को देख के उसके प्रेम में फंस जाता है और वहीं उसके घर पे रहने लग जाता है। इधर जब रुपैना का राजपाट में कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि नारायण तो वहाँ चला गया था, तो जो उसका भाई था कुमेरदानू, उसको अच्छा मौका मिलता है और वो उसके राज्य पे आक्रमण करके उसके राजपाट को पूरा तहस नहस कर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसके जो बच्चे थे उनको उसने तेल की कलाई में भून के खा लिया था, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। अब उसके बाद क्या हो गया, जब उसका पूरा राजपाट ख़त्म हो गया और उसको याद आया कि मेरे धर्म भाई थे 5 पांडव, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर ज़िंदगी में तेरे पास तुम्हें कोई भी समस्या हो तो तुम हमारे पास आ जाना। कुंती ने उन्हें बोला था। तो वो उसे याद आती, तो कुंती के पास आती है। तो कुंती, उस समय पांडव किसी यात्रा पे गए थे, तो कुंती उसको कहती है कि जब उसके सारे दुख सुनती है पहले कि क्या क्या उसके साथ में हुआ, तो वो कहती है कि जब तुम्हारे भाई आ जाएंगे 5 पांडव यहाँ पे, तो जैसे एक लड़की को विदा किया जाता है दान दे के, वैसे ही मैं तुम्हें वापस विदा करूँगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो तब रुपैना उसमें से कुछ चीज़ें मांगती है। एक तो कालिदास डोली मांगती है, और ये एक भतीजू भवरिक मांगती है, और बाकी सारी चीज़ें मांगती है कि मुझे अपने राज्य को उत्थान करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। कालिदास डोली देने के लिए तो कुंती मना कर देती है, कि वो कहती है कि अगर कालिदास डोली हमने आपको दे दे तो हमारी जयंती शून्य हो जाएगी। वो उसका भाई रूपीदास डोली को उनको देने का वादा करती है। और जब पांडव आते हैं
तो फिर वापस सारा दान देके और उसके राज्य को फिर पुनरुत्थान करके उसको फिर वैसे ही बसाया जाता है जैसे एक बेटी को बसाया जाता है। तो जब वो वार्ता लगती भी तो उसमें आप देखते होंगे कि वो दोन कंडी लेके नाचते हैं और बड़ा इमोशनल सीन होता है जिसमें वो लगते कि दिशो को मोरू मोरू लगान बाजू मोरू चल दो बनान। तो वो पूरा वही प्रक्रिया है एक उसमें दर्शाई गई है। तो इसी मोरू से ये मौरी सब निकला है। तो ये मेरा अनुमान है क्योंकि मैं एक लेखक हूँ और लेखक के तौर पे मैं काफ़ी गहराई से चीज़ों को सोचता हूँ कि ये ऐसा ही मोरू सबसे मौरी निकला होगा। ये मेरा खुद का आंकलन है। मैं ये नहीं कहता कि ये था क्योंकि हमारा पुराना कोई इतिहास नहीं पड़ा। अब इसमें जो दो तीन और चीज़ें आती हैं जैसे कि हम दो पेड़ वहाँ से उखाड़ के लाते हैं। और वो पेड़ क्यों उखाड़ के लाते हैं इसके पीछे भी दो कहानियाँ चलती हैं। ऐसे कहा जाता है कई जगह, जैसे अगर आप रुद्रप्रयाग के दूसरी जगह देखेंगे तो वो कहते हैं कि जब पांडव वनवास में थे तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र सामी जो एक वृक्ष था उस पर रखे थे। और जब वो उनका वनवास पूरा हुआ तो वो उस वृक्ष को ही पूरा उठा के ले आते हैं। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दूसरी कहानी जो हमारे यहाँ प्रचलित चलती है, इसमें कहा जाता है कि जब पांडवों के जो पितृ थे उनको तर्पण देना था क्योंकि महाभारत के युद्ध में उनके सगे संबंधी और यहाँ तक कि उससे पहले अल्पायु में पांडव राजा भी मारे गए थे तो वो स्वर्ग नहीं गए थे। तो उनको तर्पण देने के लिए गेंडे की खगोटी चाहिए थी। तो ब्यास जी के पास जाते हैं तो ब्यास जी कहते हैं कि तुम्हें गेंडे की खगोटी देके तर्पण देना पड़ेगा आपको, तब जाके इन सबको मोक्ष मिलेगा। तो जो गेंडे की खगोटी है वो मिलती है नागलोक में। और वो जो नागलोक में जो गैंडा है उसके पीछे भी एक दूसरी कहानी है। वो जाके पटना में जो गया है, जो बिहार में गया पड़ता है, उसके साथ जुड़ती है। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वहाँ पे लोग तर्पण देने जाते हैं। तो वो गयासुरी राक्षस था जो इतना जिसका शरीर इतना पवित्र था कि अगर उसको कोई छू ले तो स्वर्ग चला जाता था। तो भगवान विष्णु ने उसे नागलोक भेज दिया था कि अगर आपको लोग यूं ही छूते रहे तो स्वर्ग में तो सारे लोग स्वर्ग आ जाएंगे, नर्क तो कोई जाएगा नहीं। तो नागलोक चला गया था। तो नागलोक में वो रहता था। वो गैंडा का रूप ले लिया था उसने वहाँ पे। तो जब 5 पांडवों में आपस में बात होती है कि भाई कौन जाएगा नागलोक में गैंडे की खगोटी लाने के लिए, तो अर्जुन कहता है मैं जाऊँगा। तो वो कहते हैं ठीक है आप जाओ। तो इधर द्रौपदी अर्जुन को कहती है कि भाई मैं भी आपके साथ चलूँगी वहाँ नागलोक में। तो अर्जुन द्रौपदी को काफ़ी मनाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करोगे वहाँ जाके, नहीं मैं अकेले चले जाते। लेकिन कहते हैं कि बाल हट और स्त्री हट बहुत ज़्यादा वैसी होती है, वो बिल्कुल भी नहीं मानते। वो कहते हैं मैं चलूँगी तो चलूँगी। तो अर्जुन लास्ट में उसे मानना पड़ता है कि चलो। तो अर्जुन और द्रौपदी जाने लग जाते हैं नागलोक। जाते जाते बहुत घनाघोर जंगल में, मतलब हस्तिनापुर से बहुत ज़्यादा दूर जहाँ उनका राजपाट था उससे कई हज़ारों किलोमीटर दूर जब वो पहुँचते हैं तो 2 पेड़ थे जो जौया थे, उनके नीचे बैठ के वो दोनों आराम करने लग जाते हैं। तो आराम करते करते द्रौपदी को नींद आ जाती है और द्रौपदी सो जाती है। अर्जुन को लगता है कि अच्छा मौका है और वो अकेले ही द्रौपदी को छोड़ के वहाँ से चला जाता है नागलोक। जब द्रौपदी की नींद खुलती है तो उसे लगता है कि अर्जुन मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको पहले से अंदेशा था कि अर्जुन मुझे ले जाना नहीं चाह रहा था। अरे उसको अच्छा मौका मिला, वो मुझे छोड़ के चला गया। तब जाके वो उन 2 पेड़ों को कॉल करती है। कॉल करने के मतलब उनको बोलती है कि जिस दिन अर्जुन सही सलामत सुख शांति जयंती की थाती में आ जाएगा उस दिन मैं तुम दोनों पेड़ों को सूर जड़ सहित अपनी थाती में लेके उनकी पूजा पाठ करके वहाँ विसर्जित करूँगी। तो वो कहानी इसके साथ अटैच होती है कि जब अर्जुन वापस आ जाता है तो तब वो वापस पेड़ लेने जाते हैं वहाँ से, और पेड़ लेके फिर उनकी पूजा पाठ करके ये कहानी यहाँ पे इसलिए इन पेड़ों को लाया जाता है। फिर लास्ट में फिर उसको हम नीचे गदेरा में गंगा जी में या नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो ये एक पैटर्न ही है इसका। तो मुझे लगता है कि ऐसा स्थानीय लोगों ने जो चीज़ें बनाई है शायद इसके काफ़ी नज़दीक है। ये जो चीज़ें हो रही है काफ़ी नज़दीक है इसलिए। और कई चीज़ जैसे चीड़ गई पेड़ क्यों लाते हैं तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक सोच है। हमारे जो पूर्वज थे उनकी एक वैज्ञानिक सोच है। वो चाहे तो बांज का पेड़ भी ला सकते थे या फिर आम का पेड़ ला सकते थे या फिर ये जो क्या नाम है दूसरा जो पैया का पेड़ भी लेके आते तो पवित्र पेड़ होते हैं। लेकिन उसको पेड़ लाने की वजह उनकी ये थी क्योंकि ये जो और पेड़ होते हैं जैसे बांज का पेड़ हो या आम का पेड़ हो या तेड़ों का पेड़, ये जो पैया का पेड़ होता है इनकी जड़ें जो होती है ना वो चारों ओर फैली रहती हैं। इनको उखाड़ना मतलब कि बड़ा मुश्किल होता है। आप इम्पॉसिबल होता है कि आप उसे हिला के तोड़। लेकिन जो उसकी चीड़ की जड़ होती है ना वो सिंगल जड़ होती है और सीधे नीचे जमीन पे घुसी रहती है। तो आप उसे अगर थोड़ा सा इजीली निकल जाता है।
तो ये उनकी वैज्ञानिक सोच थी हमारे पूर्वजों की कि जो पेड़ आसानी से उखाड़ा जा सकता है उसे लाया जा सकता है। और दूसरी अगर हम पर्यावरण के लिहाज से भी देखें तो जो चीड़ का पेड़ है वो नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि गर्मियों में उसकी वजह से आग लगती है और वो अपनी ज़मीन के नीचे किसी दूसरे पेड़ को पनपने नहीं देता। तो ये एक आप उसे दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, जो लोग समझना चाहते हैं कि ये चीज़ हुई। तो ये उसका था। जो ऊपर गेंडी मारते हैं वो सब गेंडीवध, जो गेंडी की खोखटी के वो भी है। उसमें एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई थी हमारे पूर्वजों के माध्यम से, जो मतलब लोगों ने फैला दी थी मिसअंडरस्टैंडिंग की जो लोग हमारे गांव में जो गेंडा मारते हैं, खड़ू मारते हैं, उसको लोग छीन बीन करके मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअली में होता था क्या हुआ क्या कि जब हमारे लोग उस गेंडे को हल्का सा मारते थे उसे, फिर जो बाहर की पब्लिक थी ना उसको छूने के लिए आती थी। जैसे मैंने बताया ना कि गैसुर को छूने से ही स्वर्ग चला जाता था, तो उनका माइंड में ये रहता था इसे छूने से तो हम अमर देंगे या हाँ वो जो भी स्वर्ग चले जाएंगे। अब हुआ क्या कि जब 1000 लोग एक को छूने के चले तो किसी के पास उसकी कान आया, किसी के पास बाल आया, किसी के पास कोई चाकू लेके आ गया उसकी पूंछ काट के ले गया, कोई कुछ काट के ले गया। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गई कि लोग उसे छीन-बीन करते हैं। ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये जो पूरी मोहरी की जो स्टोरी है लिखित में ही नहीं है किसी के पास। हाँ, पहले लिखित में नहीं थी, क्योंकि लोगों ने कभी इस तरह से सोचा नहीं कि हमें लिखित में होना चाहिए और ये आगे चल के जरूरत पड़ेगी हमारे आने वाले से जो चलता हुआ तो सबके पास वही एक ज्ञान है कि बिल्कुल सभी। तो मैंने कोशिश की कि इस चीज़ को समाहित करके एक जगह लाया जाए और कुछ अपनी तरफ से तर्क जो मैंने एक मोरू शब्द का जोड़ा उसका आंकलन किया कि मोरू जब लगाते हैं तो उसी से अभ्रस रूप के मोरी निकला है, तो इसी का नाम मोरी पड़ा। ये मेरा खुद का आंकलन है, बाकी जो चीज़ें मैंने पीछे से सुनी हुई हैं और चीज़ों से। तो ये इसका पूरा एक मोरी का परिप्रेक्ष्य हम देख सकते हैं कि पर्यावरण के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ऐसा सामाजिक उत्सव है कि जिसमें कि जो लोग कभी अपने घरों में नहीं आते हैं, अपने गांव से नहीं जुड़ते हैं, उनके बच्चे, वो सबको यहाँ पे जोड़ देता है। एक मौका है, मोरी मेला का एक बहाना है कि सब लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। जो पीढ़ी कभी आना नहीं चाहती है उन्होंने भी अपने मकान बना दिए या आने, तो एक सामाजिक एकता केवल हमारे गांव की बात नहीं हो रही है, ये पूरे गगोड़सी में अगर आप देखो तो वो इससे अटैच हो जाते हैं मोरी से मोरी जाना हमें 12 साल। ये एक भव्य मेला है जो कि 12 साल के बाद आता है, जैसे कि नंदराजा जाति यात्रा भी महाकुंभ भी है, महाकुंभ है, तो वैसे ही एक ये भी मेला है जो हर 12 साल के बाद आता है। बिल्कुल, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सामाजिक दायरा भी काफी बड़ा है कि लोग जुड़ जाते हैं इसके साथ। 12 साल में ऐसे ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो 12 साल में एक बार आते हैं। तो पांडव से रिलेटेड है तो लोग मतलब आते भी हैं लोग गांव में देखने के लिए यार कि पांडव मेला है, तो पांडव के दर्शन भी हो जाते हैं। और फिर क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे देखोगे और दूसरी जगह के पांडव देखोगे तो हर जगह पांडव के बाद ही 2-3 और देवता नाचते होंगे, जैसे हनुमान नाचता होगा और 1-2 और देवता नाचते हैं। हमारे यहाँ पांडव के अलावा कम से कम और 10 देवता नाचते हैं, जैसे हनुमान तो नाचते हैं, फुलेरे गोविंद नाचता है, कैलवार नाचता है और सोना मोना नाचती है और बहुत सारे देवता हैं जो नाचते हैं। अभी नाम याद नहीं आ रहे लेकिन उनकी वार्ताएँ चलती हैं, तो वो यहाँ पे होती हैं। बहुत अच्छा है कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएं और एक अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संभाल के आने वाली पीढ़ी को दी, तो ये हमेशा यूँ ही चलता रहेगा जब तक हमारी जड़ें अपने ज़मीन के साथ जुड़ी रहें। ज़मीन से जुड़ा रहना एक बहुत एक पवित्र चीज़ है कि मतलब जो इस मोरी में जो बच्चे जो प्रिपेयर हो रहे हैं, मैं देखता हूँ वीडियो, मतलब वीडियो भी देखी मैंने, खुद भी देख रहा हूँ, जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत अच्छे से अपना योगदान दे रही है इस मोरी मेला में। तो मैं भी एक आशा करता हूँ कि अब नेक्स्ट मोरी वो संभालें, वो एक इस मोरी का जिम्मा लें, तो काफ़ी एक अच्छी बात रहेगी हमारे गांव के लिए भी। और अब हम भैया से जानेंगे उनका जो पुराना मोरी का एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे कि मेरी तो ये पहली मोरी है जो मतलब मैं चीज़ को समझ रहा हूँ, ऐसे तो दूसरी है लेकिन पहली तो मेरे को इतनी समझ नहीं आई क्योंकि इतनी समझ थी नहीं, लेकिन अब मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो ये मैं पहली मोरी है जो मैं पूरा इसको अच्छे से देख रहा हूँ। कल अब हमने जाना भी नहाने भी खोती, तो सब भी मैं देखूँगा। तो मैं भैया से जानूँगा कि ये आपकी कौन सी मोरी है भैया? मेरी तो अगर मैं देखूँ तो मतलब चौथी मोरी हुई है। तो इन चौथी मोरी को जो आपकी जो 4th मोरी है, तो जो पीछे की रही हैं पहली से लेकर चौथी तक आपका एक्सपीरियंस मतलब कैसा रहा? मतलब कि आपने हर 12 साल में कुछ नई चीज़ें देखी होंगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बदलाव है। अगर आप हम देखें बदलाव कैसे कैसे हैं, एक तो पूरी खेती बंजर पड़ गई है,
अब ये तो पहला है जिस कि- रूट पे हम जाएंगे वो रूट मैंने जब पिछली बार डिस्क्राइब किया था तो उस समय स्टार्ट हो गई थी खेत बाजू। उससे पहले की जब मौरी में मैं जब पैदल गया था तो उस समय वहाँ पूरे हरे भरे खेत थे, धान लगी हुई थी, चारों तरफ हरियाली थी, लोग गाँव बसे अच्छे भले थे वहाँ पे। जब हम 2014 की उसमें गए तो देखा कि बहुत बड़े बड़े खेत बंजर पड़े हुए थे और हमें रास्ता मिलना भी मुश्किल था। इस बार की में तो और ज़्यादा हो रखे हैं, तो रास्ता भी नहीं है वहाँ पे जाने का, तो बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरी चीज़ बदलाव हम अगर चाहें तो मौरी में भी कुछ हल्का फुल्के चीज़ें बदलाव हुए हैं, हम आधुनिकता की तरफ उसे लेके आ रहे हैं। अभी क्या है ना कि जो पुराने लोग थे उनके पास एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होते थे, तो पूरे महीने पूरी रात मंडान नाचते थे। अभी तो आपके पास एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं। अभी तो क्या है कि हर कोई वीडियो बना के यूट्यूब में डाल देता है हाँ। तो लोग वहाँ देख लेते हैं। हाँ। तो पहले नहीं था, तो पहले लोग आ ही जाते थे कि चलो यार अब 12 साल के बाद आता है तो उसको हम देखें। लेकिन इस बार जरा ये बदलाव ये हुआ है कि लोगों में क्रेज बहुत ज़्यादा है, इस बार क्रेज में भी देख रहा हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्रेज है। अगर मैंने कल्पना नहीं की थी कि शायद एक महीने में 15 20 मंडान लगेंगे। मैं सोचता था कि अरे यार 5 मंडान लगेंगे क्योंकि कोई नाचने वाला नहीं आएगा, कोई आएगा नहीं। लेकिन यहाँ देखा कि पूरे चौक के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यार अभी क्यों बंद कर दिया तुमने, तो पूरे महीने चलाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि हमें एक चीज़ और करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसके बाद हमारे पास ढोल बजाने वाला कौन होगा अगली मौरी के लिए। वो भाई साहब हैं, बजा रहे हैं, अगली मौरी बजाएंगे, लेकिन उसके बाद कौन होगा उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। मैंने 2014 में भी बोला था कि अगर दास है, ढोल बजाने वाला ढोल वादक है, तो मौरी का अस्तित्व है। जिस दिन आपके पास दास नहीं रहेगा उस दिन आपकी मौरी भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मौरी का जो मेन है वो दास से मेन किरदार हुई है। तो मैं जो भी आपने देखा होगा बैनर पोस्टर बनाता हूँ उसमें दास की फोटो रहती है। कई लोग कहते हैं कि यार आप ये फोटो क्यों लगाते हो। मैंने कहा यार उसके इर्द गिर्द ये चल रही है, अगर वो नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। आप किसी को पकड़ लगाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, उतनी चीज़ें नहीं संभाल पाएगा। तो वो उसका मुख्य किरदार है, जिसे कहते हैं ना कालिदास ढोले। और अगर हम गढ़वाल में कहेंगे तो उसे ढोल सागर की उपाधि दी जाती है कि जैसे ढोल सागर तमाम ज्ञान। क्योंकि देवता नचाना मतलब बहुत कठिन काम है, क्योंकि पूरी वार्ता होती है, वो माइंड में किसी को शायद याद भी नहीं रहती होगी। क्योंकि इस मौरी मेले में ही मतलब दासों का ही मेन अहम रोल होता है। क्योंकि देवता नचाना कोई इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि सबके वार्ते अलग हैं, सबकी ताल अलग है। तो मतलब थोड़ा कठिन लगता है कि मतलब कि वो कैसे कर रहे होंगे यार, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, हर दास की मतलब नहीं हो पाता इतना। बिल्कुल। तो मेरा भी मतलब एक यही मोटिव है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इस चीज़ को सुने, अच्छे से समझें कि मौरी मेला क्यों इतना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे इस पूरे गढ़वाल घाटी के लिए। और ये भी इतना शायद प्रचलित भी नहीं हुआ है अभी बार, जैसे हाँ, वो एक्चुअली उसका बहुत लंबा पीरियड होता है ना, 12 साल बाद, तो इसलिए ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता। सरकार ने ज़्यादा मदद तो की नहीं, हमने कोशिश की थी। मैं मुख्यमंत्री साहब से भी मिला था, उन्होंने आना था यहाँ पे, तो उस दिन उनका कार्यक्रम बागेश्वर में लगा हुआ था, तो बागेश्वर चले गए थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, मौरी मेला मुझे बताया किसी ने, और मैं आता ज़रूर आता। फिर बीच में मैंने शेड्यूल बनाने की कोशिश की कि अगर जैसे कल के दिन में मुख्यमंत्री आ जाते तो उससे क्या ना कि बड़ा बन जाता है, पूरा मीडिया आ जाता है, मतलब और प्रशासन आ जाता है, तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती है, जैसे रोड बनना, लाइटिंग, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली उनके साथ हो जाता है। उनको बुलाना, यही मेरा मकसद था। और जो इस बार की जो यात्रा है मतलब थोड़ी सी ईजी होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है ना ज़्यादा वो है, प्लेन में ही जाना है। तो पिछले बार की जो मौरी रही, मैंने सुना लोगों से कि खड़ी उकाल है, मतलब बहुत टफ थी वो, इतनी ज़्यादा टफ थी। जब हम अगर यहाँ से पालीखाल से ऊपर जो जाते हैं, श्रीखाल में पहुँचते हैं, वो चोटी पे इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी और बारिश होने लग गई थी और इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, पूरा चेहरा लाल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि कैसे जा पाएगा। और फिर डाउन भी जाना, वहाँ देवप्रयाग सफदरखाल से नीचे डाउन जाना देवप्रयाग, तो वो टफ थी। लेकिन अब थोड़ा सा सड़क से जाएंगे, थोड़ा रूट इन्होंने अच्छा बनाया है, बदलाव होना चाहिए। मतलब हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि रास्ते हम अपने ठीक करें, ताकि आने वाली जो मौरी रहे उसमें जो अब बुजुर्ग लोग हैं वो भी जा पाए अच्छे से। बिल्कुल। क्योंकि अब जहाँ तक मुझे आइडिया है कि यहाँ से देवप्रयाग सर 65 किलोमीटर है। हाँ, 65 आना 65 जाना। हाँ, तो ये मतलब काफ़ी लंबा एक ट्रैक है जो सबको जाना है पैदल। तो बुजुर्ग लोग तो शायद गाड़ियों से जाएं, लेकिन जो है बाकी युवा लोग और जो लोग चल सकते हैं पैदल, वो उनको पैदल जाना चाहिए। यात्रा का मजा पैदल में ही आता है, पैदल में ही आता है। वरना गाड़ी से तो आप अभी
कल आप भी देवप्रयाग से आए हो ना, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ से जाने का कुछ अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना अनुभव एक होता है। ट्रैक करके जाना वो चीज़ अलग ही फील होता है कि आपके साथ देवी देवता भी चल रहे हैं, पांडव भी चल रहे हैं, तो एक वो इमेजिनेशन बन जाती है कि आपके साथ भगवान से चल रहे हैं। तो आप भी चलिए। मैंने तो संस्था को सुझाव भी दिया था, उन्होंने बोला था कि हम अमल करेंगे। हमने एक पूरा सर्किट, एक धार्मिक सर्किट का निर्माण यहाँ पे करने के लिए कहा था कि हमारा जो धार्मिक सर्किट होगा, एक धार्मिक सर्किट हम गांव में बनाते हैं। एक तो हमारा ये पहला ये हो गया मेन थाड़ा जो हमारा मेन, ये भैरव मंदिर हो गया। दूसरा सर्किट हमारा ऊपर है जहाँ पे उसको गैंडी को छुपाते हैं, ओडियार सा है वहाँ पे। मैंने कहा उसको एक अच्छा सा मतलब एक मंदिर बनाया जहाँ पे मंदिर नहीं, वो ओडियार को ही उसको आपको मॉडिफाई करना है, उसमें गेट लगाना है। और आप जब आप कभी दिल्ली से आते हैं या आपके बच्चे आते हैं तो पहले यहाँ पे सर झुकाएंगे, उसके बाद वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे बीच में अभी गया था वहाँ पे देखने, तो मतलब मुझे दिखा नहीं क्योंकि झाड़ी थी बहुत सारी, तो मतलब मैं उसको अच्छे से देख नहीं पाया। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो सही से बनी नहीं। फिर मैंने भी यहाँ पे आके बोला था कि थोड़ा सा अच्छे से उसको मैं बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, उन्होंने हाँ भी बोला था। फिर उसके बाद जो बालन है वहाँ पे मैंने सिंदरी का ताल बोला था कि सिंदरी का ताल बना दो एक वहाँ पे, जहाँ नागमोली अपनी गैंडियों को पानी पिलाने जाती थी। और उसके बाद दूसरी यात्रा मैंने वहाँ से निकल के, और ऊपर जो हमारे 2 मंदिर पड़ते हैं जहाँ से हम ये जो मुंगरे बनेंगे ना उनसे वो काट के ले आते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा सा उसका सौंदर्यीकरण करके उस मंदिर का छोटा सा, मंदिर को छेड़ना नहीं है, जो पुराना मंदिर है उस वैसे करके उसका सौंदर्यीकरण करके पेड़ वगैरह लगा के, फूल वगैरह लगा के उसको बना के वो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा कबल्टी का भैरव है वहाँ जाके हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी। वहाँ से आप रोड पे जाके फिर और ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ये होना भी चाहिए ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गया, आपको पता है कि यहाँ पे ये है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी दिखना चाहिए हाँ यार कि यहाँ पे ये चीज़ होती है, तो उसको वो चीज़ देखें बिल्कुल और समझें कि तो पूरी एक कहानी जुड़ जाती है ना। हाँ। कि वहाँ पे गैंडी रहती थी और नागलोक के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, नागलोक गुफा के रूप में विकसित कर रहे हैं उसको सिंदरी के ताल के रूप में विकसित कर रहे हैं, जहाँ से हम लेके आना उसे हम देव बन के देव क्यारी के रूप में विकसित कर रहे हैं। और फिर हमारा जो तीसरा कबल्टी का भैरव है जहाँ हर साल होता है, हर साल मतलब मेला होता है वहाँ पे भी और भंडारा भी किया जाता है, वहाँ हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी। तो पूरे एक सर्किट बन जाएगा ये कि चलो यहाँ से, और फिर ट्रैक भी बन जाएगा कि भाई लोग आए हैं ट्रैक पे चल के, तो रास्ता भी थोड़ा सा और अच्छे से उसको बना सकते हैं हम। तो ये नई चीज़ मैंने बोला था, तो लोगों को अच्छा लगा था, लेकिन वो है कि करने वाले 2-3 ही होते हैं, उनके साथ तो लोगों को चलना पड़ता है क्योंकि गाँव में अभी जैसे अभी भीड़ इतनी सारी है कि आप कुछ भी काम बोलिए आप कर सकते हैं, लेकिन अब मौरी मेला खत्म हो जाएगा तो लोग सब अपने अपने चले जाएंगे, तो फिर बचेंगे वही लोग जो गांव में रह रहे हैं, तो उनसे भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो चीज़ हो, लेकिन उसको कराते हैं। मैंने बोला हुआ है, अध्यक्ष साहब को भी बोला हुआ और लोगों ने बोला था अच्छा आइडिया अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, उसमें गेट बनाना है, सौंदर्यीकरण करना है और ऑटोमेटिक की चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद भाई मैं बोलता हूँ कि जब कबल्टी का भैरव जाता है उसका भी तो हमने शुरुआत किया था ना, किसी ने शुरुआत की थी उसकी, वहाँ डेली पूजा होती है, हर साल पूजा होती है, तो ऐसी शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा लगा, आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और मोहित सजवान का चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि ऐतिहासिक मौर्य मेला को कवर कर रहे हैं, शुरू से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इस पर एक दस्तावेज के रूप में ये इसको रख रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आने वाली पीढ़ियाँ जब सर्च करेंगे तो मोहित सजवान का चैनल जरूर मिलेगा। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस चैनल के लिए अपना समय दिया, और ये वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद यही है कि मैं मतलब जो नई जनरेशन है उनको मोटिवेट करूँ अगले मौरी के लिए। बिल्कुल, अभी तो जनरेशन अभी आ रही है, मैं भी देख रहा हूँ बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन और उनको अच्छे से ही मोटिवेट करना कि इन चीज़ों के बारे में बताना कि मौरी मेला क्या था, क्यों था, उनको अच्छे से समझ आए ताकि वह अगली मौरी में भी अपना अच्छे से योगदान दे पाएँ, और हम भी खुद भी मैं भी अगली मौरी के लिए रेडी हो पाऊँ कि अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ, तो अगली मौरी के लिए मैं भी रेडी हो रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं भी समझ रहा हूँ। आप लोग जैसे बता रहे हैं वीडियोस में, जिनसे मैं भी पूछ रहा हूँ, तो उन सबसे मतलब ज्ञान में ले रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्या थी, क्योंकि पता तो किसी को भी नहीं रहता ना, इतनी डीप नॉलेज किसी के पास है नहीं, तो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मौर्य मेला के बारे में। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।